हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की बुक समरी है द 5 पीपल यू मीट इन हेवन। तो जिसे लिखा गया है मैच आर्वन ने। मिच एक जर्नलिस्ट, समाज सेवक और बेस्ट सेलिंग ऑथर्स है। वो कई मशहूर पब्लिशिंग के ऑथर रहते हैं। उनके पुराने प्रोफेसर्स के साथ किए इंटरव्यू ने उनकी ज़िंदगी बदल ली। मिच ने बहुत सारे बुक लिखे हैं, जिसमें से द 5 पीपल यू मीट इन हेवन बहुत ही इम्प्रेसिव है। तो इसमें अगर ये बुक में हम बात करें तो इस कहानी की शुरुआत में ही अगर हम एडी के जीवन के अंत के बारे में बात करते हैं तो ये कहानी की शुरुआत नहीं होगी, लेकिन अंत किसी बात का शुरुआत हो सकती है। समुद्र के किनारे रूबी के अम्यूजमेंट पार्क में उसकी मौत हुई थी। ये वही जगह है जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादा वर्ष गुजारे थे। एडी अब बूढ़ा हो गया था। उसका सिर सफ़ेद बालों से भरा हुआ था। वो थोड़ा लंगड़ा करके भी चलता था, क्योंकि सालों पहले जंग में उसका एक घुटना घायल हो गया था। इसीलिए वो चलने के लिए छड़ी का सहारा लेता था। रूबी पियर के सारे झुंडों की देख रेख करना एडी की जिम्मेदारी थी। रूबी पियर्स एक म्यूजियम था जहाँ पे सारे अलग अलग तरीके के खिलौने, खेल, झूले वगैरह लगे हुए थे। और वहाँ पे झूले की देखभाल करना, झूले को सही तरीके से चलाना, वो सबकी जिम्मेदारी एडी की थी। तो उसको ध्यान से देखता था कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। एडी उस टाइम पे एक लास्ट टाइम था। वो अक्सर एक छोटी लड़की थी जो अक्सर रूबी पियर आया करती थी वो झूले को खेलने के लिए, पर उसने कभी वो बेबी को किसी बड़ों के साथ में नहीं देखा। तो एडी ने एक दिन उस बच्ची से पूछा कि वो एडी पाइप क्लीनर से बने हुए जानवर बनाने के लिए मशहूर था। वो जो पाइप क्लीनर जो कि झूले में यूज़ होता है, वो उससे अलग अलग तरीक़ों की चीज़ें, अलग अलग तरीक़ों के खिलौने बनाता। तो वो बच्ची ने उससे पूछा कि क्या आप इससे मेरे लिए एक सुंदर सा कुछ बना के मदद करोगे। तो उसने एक खरगोश की शक्ल की उस पाइप से खरगोश की शक्ल की एक खिलौने बना करके वो छोटी लड़की को दिया, और छोटी लड़की ने खुश होकर के उसको लिया। एडी का धन्यवाद करते हुए झूलों की तरफ वापस चली गई। एडी ने देखा कि फेडिस फ्री नाम के झूले के पास में लोग इकट्ठा हो रहे थे। वो झूला धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता और अचानक से नीचे गिरता, जो बहुत ही मज़ेदार और रोमांस से भरा हुआ था। मस्ती के शोर के बजाय एडी को लोगों के डरने की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि वो झूले में जहाँ 2 आदमी और एक लेडी बैठे हुए थे वो बीच में ही रुक गया था। सिर्फ एक सेफ्टी बेल्ट ने ही उन्हें नीचे गिरने से बचाए रखा था। वहाँ के एम्प्लॉयज ने दूसरे पैसेंजरों को बचाया। इतने सालों तक मेंटेनेंस का काम करने के कारण एडी को पता था कि गड़बड़ कहाँ हुई है। उस गाड़ी को जोड़ने वाली तार धीरे धीरे वो किसी भी वक्त टूट के नीचे गिर सकते थे। इसीलिए एडी ने चिल्ला के भीड़ को पीछे हटने के लिए कहा। जैसे ही भीड़ वहां से हटी, एडी को वही छोटी लड़की उसी झूले के नीचे खड़ी होती नजर आई। उसके हाथ में एडी का दिया हुआ खरगोश था। वो माँ को ढूंढ करके रो रही थी। उसी वक्त एडी को तार टूटने की आवाज़ आई। वो केबल कार नीचे गिरे थे और वो कार और जमीन के बीच छोटी लड़की थी। एडी ने तेजी से छलांग लगाई और जैसे ही उसने अपने घुटने पे जोर लगा तो उसे बहुत तेज दर्द हुआ। इसके बाद वो छोटी लड़की के पास पहुंच गया। उसने अपने हाथों में 2 छोटे छोटे हाथों को महसूस किया। फिर एक तेज़ लाइट चमकी और उसके बाद में कुछ नहीं था। उसके बाद जब द अराइवल, अगर हम इसको जाने तो एडी ने खुद को अपने एक चाय के अंदर जाना। उसने जैसे ही अपने आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये रूबी पियर नहीं, लेकिन ये 75 साल पहले वाला रूबी पियर था। वो वैसा ही था जैसे उसके बचपन के दिनों में था, जहाँ वो आया करता। असल में एडी उसी रूबी पियर के पास में रहता था। उन दिनों उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रूबी पियर के ही वहाँ पे ही उसकी सारी जिंदगी कट जाएगी और वहीं पे उसकी मौत होनी है। एडी को सब कुछ नया और चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। एडी ने उस कप से बाहर निकलने से पहले अपनी छड़ी ढूंढी। इस छड़ी के बगैर ना तो वो चल सकता था, ना ही खड़ा हो सकता था। उसे अपनी छड़ी कहीं नहीं दिखाई दी। इसीलिए उसने अपने खुद को घुटनों के दर्द के लिए तैयार किया, लेकिन उससे कुछ भी दर्द नहीं हुआ। असल में तो उसे अच्छा महसूस हुआ। एडी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सालों से बिना दर्द के चल फिर नहीं पाता था। फिर उसने अपनी बॉडी को टेस्ट किया। उसने अपने हाथ पाँव खींचे। अब वो झुक करके अपने पैरों की उंगलियों को छुपा रहा था। वो दौड़ भी लगा पा रहा था। उसे लगा कि फिर से वो छोटा सा बच्चा बन गया। जैसे ही एडी अपने नई बिना दर्द वाली बॉडी के साथ कंफर्टेबल हुआ तो रूबी पियर के थिएटर के पास गुजरा। उसे ये थिएटर अपने बचपन के दिनों से ही याद थे। यहाँ पागलपन वाला शो दिखाते थे और उसे यहाँ काम करने वाले सन के लोगों के लिए बुरा लगता था। लोगों को घूरते हुए और हंसते हुए देखना उसे बहुत बुरा लगता था, ऐसा एडी का मानना था।
एडी थिएटर के अंदर घुसा। वहाँ स्टेज के बीच में एक शख्स बैठा हुआ था, उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। वो इतना साधारण सा दिखने वाला था कि अगर एडी उस शख्स को रास्ते में कहीं भी देख लेता तो उसकी शक्ल को फौरन भूल जाता। पर उस शख्स की एक बात भूलने लायक नहीं थी, उसकी चमड़ी का रंग नीला था। उस नीले शख्स ने कहा कि वो एडी का इंतज़ार कर रहा है, स्वर्ग में एडी से मिलने वाला पहला शख्स। एडी वो शख्स दोनों ही थिएटर के बाहर आए और रूबी पियर को देखा। उस नीले शख्स ने बताया कि एडी की बॉडी का दर्द खत्म होने के पीछे एक कारण है। जब वो शख्स सबसे पहले एडी से मिला था तो उन दिनों एडी एक छोटा लड़का हुआ करता था। एडी इस बात को हजारों सवाल पूछना चाहता था, पर वो बोल ही नहीं पा रहा था। जब उसने कुछ कहने की कोशिश की तो उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। पर एडी को एहसास हुआ कि वो नीला शख्स उनकी मन की बातों को पढ़ रहा है। ये स्वर्ग है, उस नीले शख्स ने कहा। एडी ये सुनकर के घबरा गया। न चाहते हुए भी उसे अपनी सारी जिंदगी रूबी पियर में काटनी पड़ी। क्या मरने के बाद भी वो यहीं अटक जाएगा? ये मेरे लिए स्वर्ग नहीं है, एडी ने सोचा। ये तो दूर दूर तक स्वर्ग नहीं लगता। एडी ने फिर से बोलने की कोशिश की पर बोल नहीं पाया। नीले शख्स ने उसे दिलासा दिया कि उसकी आवाज़ वापस आ जाएगी। जो भी स्वर्ग में पहली बार आते हैं उसकी आवाज़ चली जाती है, क्योंकि इसे दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने में हेल्प मिलती है। नीले शख्स ने आगे एक्सप्लेन करते हुए बताया कि जब तुम पहली बार स्वर्ग में आते हो तो तुमसे 5 लोग मुलाकात करते हैं। इन 5 लोगों को धरती पर तुम्हारे जीवन में किसी कारण से ही रखा गया था। अब तुम स्वर्ग में इन्हीं कारणों को जानने आए हो। लोग हमेशा स्वर्ग को ऐसी जगह के रूप में मानते हैं जहाँ सब कुछ सुंदर और शांत है, लेकिन आपको ये सब तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप ये नहीं जान जाते कि धरती पर आपकी जिंदगी के साथ क्या हुआ है। ये नीला शख्स एडी से मुलाकात करने वाला पहला शख्स है। जब एडी ने उससे पूछा कि वो कैसे मरा तो वो नीला आदमी उसे बस देख करके मुस्कुराया। जब एडी ने उसके नीले रंग के बारे में पूछा तो उसने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि पुराने समय में दवाइयाँ इतनी अच्छी किस्म की नहीं होती थी जैसे आजकल होती है। एक केमिस्ट ने उसकी नसों को ठीक करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट पीने की सलाह दी थी। वो केमिस्ट स्वभाव से बड़ी जल्दी घबराने वाला आदमी था। नीला शख्स सिल्वर नाइट्रेट पीता ही गया, जबकि उनकी नसों को कोई फायदा नहीं हो रहा था। अपनी नसों को ठीक करने के लिए उसके पास सिर्फ यही सिल्वर नाइट्रेट का ही उपाय था। बाद में पता चला कि ये तो जहर था और उसके साइड इफेक्ट के कारण उसकी चमड़ी नीली पड़ना शुरू हो गई थी। लोग उससे डरते थे, इसीलिए वो अकेला हो गया था। उसके पास कोई नहीं आता था और कोई उसे काम भी नहीं देता था। आखिर में वो रूबी पियर के डरावने शो में शामिल हो गया। उसने वहाँ काफ़ी दोस्त बनाए। अगर वो लंबी स्लीव्स वाला शर्ट पहनता और अपने सिर को ढकता वो एक आम आदमी ही लगता। फिर उसे कोई नहीं डरता। नीले शख्स को रूबी पियर में आज़ादी का एहसास होता था। रूबी पियर एडी के लिए ना सही पर उसके लिए तो स्वर्ग ही था। उसने कहा, एक कहानी में हमेशा 2 पहलू होते हैं। एक बच्चे के रूप में एडी अक्सर एक बॉल के साथ में खेलता था। एक बार जब बॉल सड़क पर लुढ़कने लगी तो एडी बिना इधर उधर चेक किए ही बॉल की तरफ भागा। तभी एक कार अचानक से वहां पे आई और वो ड्राइवर एडी को टक्कर मारते मारते बच गया। एडी इस घटना से तो डर गया, पर वो जल्द ही इस बात को भूल गया था। अब यह कहानी दूसरा पहलू की तरफ जाती है। कार के ड्राइवर ने एक बच्चे को मरने से बचा लिया था जो अचानक से सड़क के बीच में आ गया था, पर वो ड्राइवर मुसीबत में आ गया। वो एक कमज़ोर दिल का आदमी था और अचानक से हुई इस घटना ने, जिसमें वो एक्सीडेंट करने से बाल बाल बचा था, उसे बहुत ज़्यादा बेचैन कर दिया था। इस वाक़ये से उसे हार्ट अटैक आ गया। वहाँ उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए उसकी वहीं पे मौत हो गई। और ये ड्राइवर यही नीला शख्स था और जो बीच रास्ते में आया था वो छोटा लड़का था एडी। इस तरह वो नीला शख्स सालों पहले मर चुका था। एडी ने खुद को उसकी मौत का दोषी महसूस किया, लेकिन नीला शख्स उस पर गुस्सा नहीं था और वो सिर्फ मुस्कुराया। उसने कहा कि एडी को उससे कुछ सीखने की ज़रूरत थी। पहली सीख ये थी कि धरती पर सबकी ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। नीले शख्स की मौत हो गई ताकि एडी जिंदा से रह सके। अगर धरती पर जिंदगी है तो मौत भी है। हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। ये कहने के बाद नीला शख्स वहाँ से जाने लगा। एडी ने उससे पूछा कि क्या वो उस छोटी सी लड़की की जान बचा पाया था। नीले शख्स ने उसे उसका कोई जवाब नहीं दिया। स्वर्ग में एडी से मिलने वाला दूसरा शख्स। अब एडी को अपनी बॉडी एक छोटे बच्चे की बॉडी जैसे महसूस नहीं होती। उसे एहसास हुआ कि उसकी बॉडी ठीक वैसा महसूस कर रही है जैसा वो उन दिनों करती थी जब वो फौजी हुआ करता था। एडी जब छोटा था तो वो इंजीनियरिंग स्कूल जाना चाहता था, लेकिन आर्मी में भर्ती होना उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, इंटरेस्टिंग लगा। फिर एडी ने खुद को एक पेड़ के नीचे पाया। जैसे ही उसने अपने ऊपर की ओर देखा तो उसे अपने कैप्टन दिखे। फिलीपीन की जंग में वो दोनों एक साथ थे, लेकिन जंग के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। अपने कैप्टन को स्वर्ग में दूसरे शख्स को देखने की कोई वजह उसे समझ नहीं आ रही थी। कैप्टन और उसका ग्रुप पहले से ही एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे। लगभग एक साल से वो फिलीपींस के कब्जे में थे। वहाँ
कुछ गाँव में वो लोग को मजबूरी के तौर पे काम करना पड़ता, उन्हें शायद ही कभी खाना मिलता, इसीलिए वो बहुत कमज़ोर हो गए थे और निराश भी। उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचा। जिन लोगों ने कैप्टन और उसके ग्रुप को पकड़ा था वो बहुत क्रूर थे, उन्होंने इस ग्रुप पे कोई दया नहीं दिखाई थी, इसीलिए एडी और दूसरे सब वहाँ से भागने की कोशिश करते थे। लगभग 1 साल तक कैद में रहने के बाद में एडी को एक रास्ता मिल गया। एक रात उनके सभी दुश्मन उनकी रखवाली कर रहे थे। एक दुश्मन 3 पत्थरों को जगल करने की कोशिश कर रहा था और बाकी सारे ये देख रहे थे। एडी ने सोचा कि वो इन सारे दुश्मनों को गिरा सकता अगर पत्थर उनके हाथ लग जाए तो। तब उसने दुश्मनों को कहा कि इन पत्थरों को जगल कर सकता है। उस दुश्मन के सैनिक ने एडी को पत्थर दे दिए। एडी को सावधान रहना था कि सब लोग एडी को करीब से देख रहे थे। हैरानी की बात है कि रूबी पियर में जो समय उसने बिताया था उसने उसे जगल करना सिखाया था। दुश्मन एडी को इतने बढ़िया तरीके से पत्थरों को जगल करते हुए देख ही रहे थे कि एडी ने उन पर पत्थर मारना स्टार्ट किया। दुश्मनों को ये पता ही नहीं चला कि उन्हें चोट किस चीज़ से लग रही है। एडी इतना तेज था कि सभी दुश्मन वहीं गिर गए। बाकी का काम कैप्टन और ग्रुप ने कर दिया। कैप्टन ने गाड़ी ढूंढ निकाली और बाकियों ने गाड़ी वहाँ जंगल पे आग जला दी और वो लोग आज़ाद हो गए। उन्हें बदला भी लेना था। वो लोगों ने एक एक झोपड़ी को जलाते हुए वे अपने गुस्से को बाहर निकाल रहे थे। लेकिन इसी बीच आग की लपटों में एडी को लगा कि उसने किसी को देखा है। उस झोपड़ी के नज़दीक जाना चाहता है पर आग की लपटें बहुत तेज थी। दूसरे सभी ने एडी को उस गाड़ी में खींचा जिसे कैप्टन ढूंढ लाया था। एडी जिद करता रहा कि उसने आग की लपटों में किसी को देखा है। फिर अचानक से अपने घुटने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो उन्हें खून बह रहा था। दर्द इतना ज़बरदस्त था कि एडी बेहोश हो गया। उसे सिर्फ ये याद था कि ग्रुप के बाकी लोग ट्रक में उसके घाव को बांध रहे थे। इस वाकया के बाद एडी की पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। उसकी पूरी ज़िंदगी उसका घुटना खराब ही रहा। इस बात का गम उससे अपनी मौत तक था। उसे कितना गुस्सा आया होगा जब कैप्टन ने खुलासा किया कि उसने ही एडी को गोली मारी। एडी ने सारा गुस्सा उतारा और कैप्टन को मुक्के और लाते मारी, लेकिन फिर भी खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। आखिर ये स्वर्ग जो था। कैप्टन ने समझाया कि अगर वो एडी को गोली नहीं मारते तो एडी आग की लपटों में चला जाता और वो मर गया होता। इसीलिए कैप्टन को लगा कि घुटने पे चोट ही एडी को रुक सकता है। उसने एडी के घुटनों पे गोली मारी ताकि वो जिंदा रह सके। जैसे ही एडी ने इस बारे में सोचने लगा उसके सामने का नज़ारा बदलने लगा। उसे वो रात दिख रही थी जिस रात वो लोग भाग रहे थे। एडी ने ट्रक को, ग्रुप के दूसरे सैनिकों और स्टीयरिंग के व्हील के पीछे कैप्टन को देखा। ये ट्रक एक गेट के आगे रुक गया। रास्ता साफ है या नहीं ये देखने के लिए कैप्टन बाहर निकला और आगे बढ़ा। उसने एडी और बाकियों को आगे बढ़ने का इशारा किया पर अंधेरा होने की वजह से कैप्टन को नहीं देखा। उसी वक्त कैप्टन को अपने पैर के नीचे क्लिक की धीमी सी आवाज़ आई। वो जमीन पर बिछा हुआ बॉम्ब था और जो अचानक से फट गया और कैप्टन वहीं मर गया। और यही कारण है कैप्टन के साथ में जो हुआ था उसे लेकर के एडी डर गया। थोड़ी देर पहले कैप्टन पर किए हुए अपने गुस्से और मारपीट का अभी उसे पछतावा हो रहा था, पर कैप्टन ने उस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। कैप्टन चाहता था कि एडी अपना दूसरा सबक सीखे। वो सीख थी बलिदान देना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कैप्टन ने खुद को बलिदान कर दिया ताकि उसके सैनिक जिंदा रह सके। अम्यूजमेंट पार्क में छोटी लड़की को बचाने के लिए एडी ने खुद को बलिदान कर दिया था। ज़रूरी नहीं है कि बलिदान बड़े ही हो, हर दिन छोटा छोटा बलिदान करना भी काफ़ी होता है। कैप्टन के जाने से पहले एडी ने पूछा कि क्या वो छोटी लड़की बच गई है, जिस पर कैप्टन ने कहा कि वो इस बारे में नहीं बता सकते हैं। स्वर्ग में एडी से मिलने वाला तीसरा शख्स। जब एडी अपने तीसरे शख्स का इंतजार कर रहा था तभी उसने अपने पिता को देखा। वो इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एडी को अपने पिताजी से बहुत नफरत थी। उसे लगा कि उसके पिताजी वहाँ हैं तो शायद ये स्वर्ग है ही नहीं। उनके पिता के गुजरने तक भी उन दोनों का रिश्ता बहुत ही कड़वा था। एडी जब बच्चा था तो उसे बहुत मार पड़ती थी, बड़े होने पर उसके बाद भी गालियाँ पड़ती थी। एडी के पिताजी बहुत ही सख्त और गंभीर स्वभाव के थे और एडी को उनसे नफरत थी। उनके पिताजी की वजह से ही एडी को रूबी बियर में काम करना पड़ रहा था। जब उसके पिताजी बीमार हो गए थे तो एडी को मेंटेनेंस मैन का काम करना पड़ा था। हाँ, ऐसे भी पल थे जब एडी के पिताजी उसके साथ प्यार से पेश आते, पर इन पलों को एडी अपने उंगलियों पे गिन सकता था। एडी ने अपने दिल में नफरत की आग ली अपने पिताजी को देखा, पर जब उसके पास में एक बूढ़ी औरत आई तब उसका ध्यान अपने पिताजी से हटा। उस औरत ने अपना नाम रूबी बताया। इसी औरत के नाम पे उस म्यूजियम का पार्क का नाम गया था रूबी, जिसे वो अपनी पूरी ज़िंदगी दूर भागना चाहता था। यही वो औरत एडी से मिलने वाली तीसरी शख्स थी। रूबी ने बताया कि उसके पति ने ही उनके लिए इस अम्यूजमेंट पार्क को बनवाया था। एडी और उसके परिवार की ज़िंदगी जैसे बीती उस पर रूबी का गहरा असर था। रूबी प्यार का शुरू से कुछ साल तक बिजनेस अच्छा चला, फिर वहाँ आग लगी और रूबी के पति को अम्यूजमेंट पार्क किसी और को बेचना पड़ा। उनके पास अम्यूजमेंट पार्क को ठीक करने का पैसे नहीं थे। रूबी के पति एमिल जब बीमार हो गए तो उन्हें हॉस्पिटल के साथ में किसी के साथ में रूम शेयर
शेयर करना पड़ा। वो एडी के ही पिताजी थे जिसके साथ में एमिल ने रूम शेयर किया था। एडी को जहाँ तक याद पड़ता है उसके पिताजी शराबी थे। जब एडी 30 साल का था उसके पिताजी को शराब की वजह से निमोनिया हो गया था। एक रात एडी के पिताजी हॉस्पिटल की खिड़की के पास गए और अपने परिवार के लोगों के नाम पुकार रहे थे। वो अब अपने परिवार के पास में जाना चाहते थे। अगले दिन नर्सों को एडी के पिताजी के गुजरने का पता चला। एडी बिल्कुल चुप हो गया था। अपने मरने से पहले एडी के पिताजी ने उसे याद किया था। उन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे, पर आखिरी दिनों में उसके पिताजी उसकी राह देख रहे थे। एडी के दिल में उसके पिताजी के लिए गुस्सा, नफरत था। ये रूबी जानती थी। वो ये भी जानती थी कि उसके पिताजी उसके साथ में बहुत सख्त थे, लेकिन शायद एडी भी अपने पिताजी के साथ में सख्त ही था। उसके पिताजी द्वारा दिए गए दुखों को कोई नहीं मिटा सकता था, पर अपने दिल में गुस्से को रोके रखना अच्छी बात नहीं है। रूबी ने एडी से कहा कि नफरत पालना खुद जहर पीना पर दूसरों के मरने की उम्मीद करने जैसा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी से नफरत करते तो ये बात किसी और को नहीं बल्कि आपको नुकसान पहुंचाती है। तो तीसरी सीख थी माफ़ करना। एडी ने अपने पिताजी को माफ़ कर दिया था। उसने अपने झगड़ा ख़त्म कर दिया था। तो अब स्वर्ग में एडी से मिलने वाला चौथी शख्स जो एडी से मिली वो थी मार्गरीटा। मार्गरीटा एडी की पत्नी थी। वो एडी का पहला और इकलौता प्यार था। एडी के पास में अपनी बदकिस्मती के अलावा कुछ और नहीं था, पर कम से कम उसके पास में मार्गरीटा तो थी। एक दूसरे के साथ में पति पत्नी के तौर पर उन्होंने जो भी समय बिताया था वो एडी के लिए स्वर्ग जैसा था। जब वे दोनों 17 साल के थे तब उनकी मुलाकात हुई थी। जब एडी जंग के लिए गया तो मार्गरीटा ने उनका इंतजार किया। एडी ने जब उसके पिताजी की रूबी पियर के काम को अपने हाथ में लिया तो मार्गरीटा वही थी। एडी के पिताजी के हॉस्पिटल के बिल के पैसे भरने के लिए मार्गरीटा ने भी वहीं नौकरी कर ली थी। उसे इस अम्यूजमेंट पार्क में बड़ा अच्छा लगता था। एडी और मार्गरीटा दोनों ही एक टीम की तरह काम करते थे। वे अगर झगड़ा भी करते तो धीरे धीरे उसे सुलझा भी लेते थे। वक्त के साथ में उनका प्यार और भी बढ़ता गया। मार्गरीटा जब 47 साल की थी तब उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। वो कुछ कमज़ोर हो गई थी और कुछ साल बाद वो गुजर गई। मार्गरीटा के गुजरने के बाद में एडी को ऐसा लगने लगा जैसे वो बेरंग हो गया है, पर मार्गरीटा के लिए उसका जो भी प्यार था वो ख़त्म नहीं हुआ था। मार्गरीटा ने कहा कि स्वर्ग में भी उसे एडी के प्यार का एहसास होता था। एडी अब मार्गरीटा को छू नहीं सकता था, फिर भी मार्गरीटा उसके प्यार को महसूस कर सकती थी। जिंदगी को तो ख़त्म होना ही पड़ता है, पर प्यार को नहीं। ये थी एडी के लिए चौथी सीख। अगर आपका कोई प्यारा गुजर भी जाए तब भी आप उनके साथ में बिताए अच्छे पलों को याद कर सकते हैं और इसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। मार्गरीटा एडी को एक कमरे में ले गई। वे यही कमरा था जहां उनकी शादी हुई थी। उन्होंने अपने फेवरेट गाने पर डांस किया। एडी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा कि वो कभी यहाँ से नहीं जाना चाहता, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो मार्गरीटा वहाँ से चली गई थी। अब स्वर्ग में एडी से मिलने वाला 5वां शख्स। ये एडी ने खुद को एक नदी में पाया। वहाँ कंफ्यूज होकर के उसने चारों ओर देखा और उसे बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। वे बच्चे खुशी से आपस में खेल रहे थे। उनमें से किसी एक ने भी एडी पर ध्यान नहीं दिया था। जो वहाँ सबसे अलग दिख रहा था सिर्फ वो ही था जो बूढ़ा था। और फिर वहाँ पत्थर के ऊपर में एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी। वो एडी को अपने पास में आने के लिए इशारे कर रही थी। वो उसे देख करके ऐसे हंस रही थी जैसे वो दोनों हमेशा से ही दोस्त थे। वो छोटी लड़की 5 या 6 साल की रही होगी और वो किसी एशियाई देश की सी दिखती थी। उसने खुद का इंट्रोडक्शन दिया और उसने कहा कि उसका नाम टाला है। जब टाला ने एडी को उसके पॉकेट में पड़ी चीज़ के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो पाइप क्लीनर है। उसने पाइप क्लीनर से कुत्ता बनाया और उस लड़की को दिया। टाला ने उसे एक बड़ी सी मुस्कान दी और एहसान मानते हुए कुत्ता ले लिया। फिर टाला ने कहा कि तुमने मुझे जला दिया। एडी को झटका लगा। जंग के दौरान वो रात जब वो सब भाग गए थे वो सामने आ गई। एडी को अंदर तक बीमार सा महसूस हुआ। उसे वहाँ झोपड़ी के अंदर एक साया दिखा था। ये पता चला कि उस झोपड़ी में टाला ही थी। एडी ये देख करके रो पड़ा। टाला मरने के नायक नहीं थे। वो इतनी छोटी और मासूम थी। उसने और उसके बाकी सैनिकों ने उसे मार डालता। एडी उसे माफ़ी मांगता रहा, पर टाला ने उसे एक चिकने पत्थर का टुकड़ा दिया। टाला ने अपने पहने हुए कपड़े उतारे और अपनी झुलसी हुई चमड़ी दिखाई। उसे फफोले हो गए थे जैसे गर्म आग की लपटों को छूने से होता है। जब टाला पीछे मुड़ी उसे एडी घबरा गया। उस छोटी लड़की के बाल ही नहीं थे और उसका सिर भी जला हुआ था। उसका चेहरा दाग धब्बों से भरा हुआ था। टाला ने उसे उस चिकने पत्थर से कैसे मलना है वो सिखा दिया।
जैसे ही एडी ने उस पत्थर से उसके हाथ मले तो उसकी जली हुई चमड़ी उतर गई। इससे उसके नीचे की चिकनी चमड़ी दिखने लगी। एडी ने फिर जल्दी से उसके चेहरे, कान, गर्दन सबको पत्थर से घिसा। जब मलना खत्म हो तो टाला फिर से वैसे ही दिखने लगे जैसे वो आग में जलने से पहले दिखती थी। एडी फिर से रोने लगा। उसने टाला से कहा कि उसकी ज़िंदगी बेकार थी। उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं किया और उसने कुछ भी हासिल नहीं किया था। पर टाला ने बताया कि एडी को जहाँ काम करना होता था वहाँ वो सही काम करता था। एडी की वजह से ही रूबी पियर सेफ था। उसे जो भी चीज़ ठीक करनी थी उसने वहाँ ठीक कर दी, जिसके कारण झूले में बैठे बच्चे सेफ रहे। टाला ने कहा, मिस्टर एडी मेंटेनेंस मैन। एडी को रूबी पियर की अपनी नौकरी पसंद नहीं थी, पर टाला ने उसे एहसास करवाया कि उसका काम कितना ज़रूरी था। ये चेक करके कि झूले ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, एडी ने अम्यूजमेंट पार्क में कई बच्चों की जान बचाई थी। ये थी उसकी 5वीं सीख। हर लाइफ का एक मकसद होता है। अभी तुम अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे भी हो कहीं और होने की इच्छा मत रखो। जो भी करते हो उससे में मतलब ढूंढो। एडी ने टाला से उस अम्यूजमेंट पार्क वाली छोटी लड़की के बारे में पूछा कि वो क्या वो उसे रास्ते से खींच पाया था। टाला ने अपना सिर हिलाया। उसने कहा कि एडी ने उस लड़की को रास्ते से धक्का दे करके निकाला था, खींचा नहीं था। एडी मर गया था पर उस लड़की को चोट तक नहीं आई थी। एडी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उसे याद था कि उससे अपने हाथों में छोटे छोटे हाथ महसूस हुए थे। टाला ने कहा कि जो हाथ उसने महसूस किए थे वो उसके हाथ थे। टाला उसे पकड़ करके स्वर्ग ला रही थी। उसके बाद नदी का पानी अचानक से बढ़ने लगा। टाला और एडी उसकी लहरों में बहने लगे। एडी ने फिर से एक चमकती रोशनी देखी। अब एडी ने खुद को वापस से अम्यूजमेंट पार्क में पाया। उसने वहाँ बहुत सारे लोगों को देखा। आदमी, औरत, बच्चे सब पार्क में मज़े कर रहे थे और अपने झूले का आनंद ले रहे थे। वहाँ बड़े झूले में मार्गरीटा उसका इंतज़ार कर रही थी। एडी ने लोगों की हंसी देखी और उनकी खुशी से भरी हुई आवाज़ें सुनी। आखिरकार उसे वो जगह अपना सा घर लगने लगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये बुक समरी, ये स्टोरी आपको बेहद पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखो और आपकी फीलिंग्स या आपने जो भी लर्निंग पढ़ी है स्टोरी से वो लिख सकते हैं। साथ ही ये भी बताइए कि आप अगली समरी कौन सी बुक की सुनना चाहते हैं। तो बहुत जल्द और एक नई समरी के साथ में फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।